नमस्कार, मैं शकील अहमद, व्याख्याता इतिहास। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है शकील सर ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप आज देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं गुर्जर प्रतिहार राजवंश। देखिए, बात चल रही थी हमारी राजस्थान इतिहास की। राजस्थान इतिहास में जो प्राचीन इतिहास वाला जो पोर्शन है वो मैं खत्म कर चुका हूं, बहुत छोटा हिस्सा था वो। और राजस्थान का जो बड़ा इतिहास है मध्यकाल में, जो राजपूत काल है, वो हम यहां पे शुरू कर रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में, कौन कौन इतिहासकार राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में क्या क्या अपना सिद्धांत प्रस्तुत करता है। ठीक है, और आज राजपूत काल में इस कड़ी के अंदर पहला जो राजवंश मैं शुरू करने जा रहा हूं, यह होगा गुर्जर प्रतिहार राजवंश। गुर्जर प्रतिहार सबसे पहले क्यों मैं ले रहा हूं, देखिए इसका कारण है। मैंने आपसे पहले भी कह दिया था कि इतिहास को हम एक सीरीज में पढ़ने वाले हैं। जिस तरीके से इतिहास में कालक्रम के अनुसार घटनाएं घटी हैं, उसी क्रम से मैं आपको इतिहास यहां पे पढ़ा रहा हूं। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि यहां पे अंतिम जो भारत के प्रतापी हिंदू प्रतापी शासक माने जाते हैं वो थे सम्राट हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन जो थे, उनकी मृत्यु जब हुई थी तो उनके कोई संतान ना थी। निसंतान मरने की जो है स्थिति में यहां पर उनके अधीनस्थ जितने भी सामंत थे, उन तमाम सामंतों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और अपने अपने क्षेत्र में वो लोग बाग एक स्थानीय शासक के रूप में पहचाने गए। इन लोगों ने अपने आप को राजपुत्र कहना शुरू कर दिया, जो कालांतर में धीरे धीरे राजपूत शब्द बनकर हमारे सामने आता है। ठीक है, चलिए, तो गुर्जर प्रतिहार वंश को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा नक्शे का सहारा पहले आपको ले लेता हूं। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जो सम्राट हर्षवर्धन थे, इनका साम्राज्य दक्षिण में गुजरात में अगर चलें तो यहां पे जो नर्मदा नदी बहती है, इस नर्मदा नदी के किनारे यहां पर इनका दक्षिणतम विस्तार माना जाता है। इससे अगर उत्तर में चलें तो यह पूरा का पूरा जो हिस्सा है, यह सम्राट हर्षवर्धन का साम्राज्य माना जाता था। ठीक है, यह पूरा का पूरा जो हिस्सा है, यह सम्राट हर्षवर्धन का राज्य यहां पर हुआ करता था, पूरे में बंगाल से लेके यहां पे उत्तर में कश्मीर तक। अब इस सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी उस जमाने में हुआ करती थी कन्नौज। ठीक है, कन्नौज आजकल उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज आजकल एक जिले के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये यहां पर हो गया कन्नौज। तो होता यह है कि सम्राट हर्षवर्धन जब मर जाते हैं निसंतान, तो उनके मरने के बाद, जैसा कि मैंने कहा कि उनके जो अधीनस्थ सामंत थे, उन तमाम लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसी क्रम में अगर हम चलें तो ये जो उत्तर पश्चिम भारत है, आप देख सकते हैं यहां पे जैसे पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक का, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है उत्तर पश्चिम भारत का, इस पूरे हिस्से में यहां पर प्रतिहार लोगों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा उत्तर पश्चिम भारत है, इस पूरे के पूरे हिस्से में प्रतिहार लोगों ने अपनी जो है सत्ता स्थापित कर ली। मुख्य तौर पे इसमें हम देखें तो राजस्थान है, गुजरात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है, ये पूरा हिस्सा उत्तर पश्चिम में ये प्रतिहारों के अधीन चला गया। यहां प्रतिहार लोगों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर यह भारत का उत्तर है, यहां यह भारत का दक्षिण हो गया। ठीक है, यह भारत का पूर्व हो गया है और यह भारत का पश्चिम हो गया है। ठीक, आप देखिए यहां भारत की तीन तरफ तो प्राकृतिक सीमाएं हैं। इधर हमारा हिमालय पर्वतमाला खड़ा है। ठीक है, यहां अगर हम चलें तो हिमालय पर्वतमाला यह भारत के लिए प्राकृतिक जो है एक सीमा जो है सुरक्षा आवरण हमको प्रदान करता है। यानी कभी भी कोई दुश्मन का हमला भारत में इधर हिमालय को पार करके आज तक नहीं हो पाया। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो यहां पर दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। इस बंगाल की खाड़ी की वजह से भी, यहां बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी, दक्षिण पूर्व की तरफ से भी भारत पर कोई हमला नहीं हुआ किसी विदेशी आक्रांता का। ठीक इसी प्रकार चलें तो यहां पर अरब सागर है। इस अरब सागर की वजह से भी अगर हम देखें तो दक्षिण पश्चिम के हिस्से से भी कोई विदेशी आक्रांता यहां पर पहुंच नहीं पाया। हमेशा अगर आप देखें भारत पर जो हमले होते हैं ये हुए हैं उत्तर पश्चिम। देखिए, ये पश्चिम दिशा और ये उत्तर दिशा, तो ये जो बीच का हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, ये बीच का हिस्सा कहलाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक है ना, तो हमारे भारत पे जितने भी हमले हुए हैं विदेशियों के, ये होते हैं इस दिशा से, उत्तर पश्चिम दिशा से। ठीक है, विदेशी हमलावरों के जो हमले हुए हैं। अब यहां आप देखेंगे इस उत्तर पश्चिम हिस्से में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद अब किन की सत्ता स्थापित हो चुकी है, प्रतिहारों की। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि प्रतिहार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है द्वारपाल। इस तरीके से अगर आप देखें
तो यहां पर जो प्रतिहार लोग बाग थे, इन लोगों ने उत्तर पश्चिम भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर ली, और उत्तर पश्चिम भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद इन लोगों ने विदेशी हमलावरों से भारत की सुरक्षा की। तो आप देख सकते हैं कि प्रतिहार का मतलब ही होता है द्वारपाल। और इस प्रकार आप देंगे इन लोगों ने यहां पर उत्तर पश्चिम भारत के अंदर, एक सेकंड, इन्होंने उत्तर पश्चिम भारत के अंदर अपनी सत्ता स्थापित कर ली है। और उत्तर पश्चिम भारत में यहां आप देखें विदेशी लोग बाग जब भारत में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले उन्हें किस शक्ति से टकराना पड़ेगा, वो है प्रतिहार। यानी आप देखिए प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल, और कहीं ना कहीं इन प्रतिहारों ने भारत में भी क्या किया है, द्वारपाल का काम किया है, भारत के द्वार पर खड़े हो गए। और ऐसा मजबूत जो है द्वारपाल ये लोग थे कि इन लोगों ने 7वीं से 11वीं शताब्दी तक, मोटे तौर पे अगर मैं कहूं तो लगभग 400 साल तक भारत की जो है उत्तर पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा की थी विदेशी हमलावरों से। और जब यहां पर गुर्जर प्रतिहार लोग शासन कर रहे थे तो मुख्य रूप से विदेशी जो हमलावर थे वो 7वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में ये लोग थे अरब हमलावर, ठीक है, सऊदी अरब के जो लोग थे अरब, तो अरबों ने यहां पर भारत में हमला करना शुरू कर दिया था। तो इन लोगों ने अरबों से भारत की सुरक्षा की थी, ठीक। तो इस तरीके से आप देखें गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य यहां पर स्थापित होता है। आगे मैं आपको ले चलता हूं, कुछ जानकारी पहले मैं आपको दे देता हूं। देखिए मैंने अभी आप लोगों को कहा, वही चीज मैंने यहां लिखा है, सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार उत्तर पश्चिम भारत में सबसे शक्तिशाली शक्ति के रूप में स्थापित हो गए, ठीक है। विदेशी हमलावरों को 400 साल तक भारत में घुसने से रोके रखा प्रतिहारों ने, जैसा नाम वैसा काम, प्रतिहार द्वारपाल, तो ये भारत के भी द्वारपाल हो गए, भारत के प्रवेश द्वार पर बैठ गए और विदेशी हमलावरों से भारत की सुरक्षा बखूबी इन लोगों ने की थी। इसके बाद आगे बढ़े तो प्रतिहार के लिए एक और शब्द मैंने कहा था, गुर्जर प्रतिहार हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। कल की क्लास में भी मैं आपको बता रहा था वर्तमान में प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार के नाम से भी जाना जाता है। तो सवाल यह है कि प्रतिहार फिर गुर्जर प्रतिहार कैसे कहलाए, मूल नाम तो प्रतिहार था। तो देखिए इसके बारे में एक मत यहां पे आता है कि ये लोग गुर्जर देश के स्वामी थे, प्रतिहार गुर्जर देश के स्वामी थे, और गुर्जर देश के स्वामी होने के कारण ही क्या कहलाए, गुर्जर प्रतिहार कहलाए। देखिए मैं आपको वापस से जो है नक्शे पे ले जाना चाहूंगा। अगर हम इस नक्शे पे चलें, मैं ये हटा देता हूं पहले ये बाकी चीजें। देखिए अगर मैं यहां भारत के नक्शे की बात आपसे करूं तो प्राचीन काल के अंदर भारत में जो उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है इसको हम गुर्जर देश कहते थे। आजकल जो गुजरात है, अगर आप गुजरात के नाम को देखें तो प्राचीन काल में गुजरात का जो नाम हुआ करता था ये होता था गुर्जरात्र, इस तरीके से गुर्जरात्र, या फिर हुआ करता था गुर्जर देश। क्या होता था, गुर्जर देश, ठीक है। ये जो आपका देखें उत्तर पश्चिम जो भारत का हिस्सा है जिसमें पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा भी आता है, मारवाड़ क्षेत्र भी आता है, इस हिस्से को हम गुर्जर देश कहते थे। क्या कहते थे इसको गुर्जर देश कहते थे। तो ये माना जाता है इतिहासकारों द्वारा कि प्रतिहार लोगों ने इस गुर्जर देश पर अपना राज्य स्थापित किया। तो गुर्जर देश के स्वामी होने के कारण ही प्रतिहार क्या कहलाए, गुर्जर प्रतिहार कहलाए, ठीक है। चलिए अब उसके बाद एक इतिहासकार है हमारे यहाँ पे, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, के एम मुंशी के नाम से शॉर्ट में आप इसको जानते हैं। के एम मुंशी ने एक अलग मत दिया है। उनका यह कहना है कि गुर्जर जो शब्द है वो जाति सूचक नहीं है। आजकल देखें हम लोग बाग गुर्जर जाति के तौर पे देखते हैं, इनका यह मानना है कि गुर्जर जो शब्द है वो जाति सूचक नहीं है, वो स्थानवाचक है। यानी के एम मुंशी भी इसी बात को कहते हैं कि प्रतिहार जो लोग बाग थे वो इसलिए गुर्जर कहलाए क्योंकि वो गुर्जर देश के स्वामी थे। और गुर्जर देश में आज का जो गुजरात यानी गुजरात और पश्चिमी राजस्थान का जो मारवाड़ क्षेत्र है मुख्यतः इसको सम्मिलित किया जाता था, ठीक है। तो के एम मुंशी कहता है कि गुर्जर शब्द जाति सूचक नहीं, स्थानवाचक है, ठीक। चलिए अगले तथ्य पे बढ़ते हैं। सवाल एक और बनता है कि गुर्जर जाति का पहला उल्लेख हमें मिलता कहां है, ठीक है। तो देखिए गुर्जर जाति का जो पहला उल्लेख हमें मिलता है वो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, यहां से प्रश्न भी हमारे सेकंड ग्रेड एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा भी गया है कि गुर्जर जाति का पहला उल्लेख हमें कहां मिलता है। तो कल मैं आपको बता रहा था कि सम्राट हर्षवर्धन की दक्षिण अभियान जो था, दक्षिण विजय जो थी, उसको किसने रोका, वो थे गुजरात के चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय। इन्होंने नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था, ठीक।
तो ये जो पुलकेशन द्वितीय हैं उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐहोल अभिलेख, इस ऐहोल अभिलेख में पहली बार हमें गुर्जर का एक जाति के रूप में वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखें तो एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल फिर बनता है। अगर कोई आपसे यह पूछता है कि वो कौन कौन से शिलालेख हैं जिनमें प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है, ये कैसे कह सकते हैं कि प्रतिहार ही गुर्जर हैं, तो इस प्रश्न को भी हमारे सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। देखिए इसके लिए 4 आपको शिलालेख मिलते हैं, नीलकुंड अभिलेख, देवली, करडहा, राधनपुर, ये 4 आपको शिलालेख मिलते हैं। इन 4 शिलालेखों में प्रतिहारों को क्या कहा गया है, गुर्जर कहा गया है। यानी इस बात से साबित होता है कि गुर्जर और प्रतिहार जो है ये कोई अलग नहीं है। वास्तव में इन 4 शिलालेखों से हमें पता चलता है कि प्रतिहार ही वास्तव में कौन है, गुर्जर है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये शिलालेख आपको ध्यान रहने चाहिए। इसके बाद देखें, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको भारत के नक्शे पे बताया था कि इन गुर्जर प्रतिहारों ने 7वीं से 11वीं शताब्दी तक भारत के, अगर हम बात करें 7वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से पर इन लोगों ने शासन किया। और जब उत्तर पश्चिम भारत में ये लोग शासन कर रहे थे, उस वक्त भारत पे मैंने बताया मुख्य रूप से हमलावर जाति के रूप में जो आ रहे थे वो कौन थे, अरब। तो 400 साल इन लोगों ने यहाँ पे 7 से 11वीं शताब्दी तक जब शासन किया, अरब लोगों के भारत पे हमले हो रहे थे, यही वो प्रतिहार थे, गुर्जर प्रतिहार थे, जिन्होंने अरबों के हमला आक्रमणों से उत्तर पश्चिम भारत की सुरक्षा की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सवाल ये बन सकता है कि प्रतिहार लोगों ने भारत पर मुख्य रूप से किन हमलावरों को या किन हमलावरों के आक्रमणों से भारत की सुरक्षा की थी, तो आपका जवाब होता है अरब आक्रांता, इनके आक्रमणों से सुरक्षा की थी। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण किया था, उसने सिंध प्रांत को जीत लिया था। और अब जो अरब आक्रमणकारी थे वो सिंध प्रांत से आगे बढ़कर भारत के अन्य हिस्सों में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रतिहार शासकों के होते हुए ऐसा नहीं हो सका। हालांकि आप देखें यहाँ पे अरब लोग बाग तो भारत में घुसने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन उसके बाद यहाँ पे अगर हम आगे चलें इतिहास में, तो गजनवी जो शासक है महमूद गजनवी, वो इस कह सकता हूं कि मजबूत प्रतिहारों के दरवाजे को तोड़ने में कामयाब हो गया। महमूद गजनवी ये वही शासक है जिसने भारत पर लगभग जो है माना जाता है 17 बार हमले किए थे, जिसका सबसे बड़ा हमला 1025 ईस्वी में हम लोग पढ़ते हैं, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। तो महमूद गजनवी के समय में हम देखेंगे कि प्रतिहार लोग कमजोर हो चुके थे, और प्रतिहार शासक मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ इस चैप्टर में आगे, राज्यपाल, उसने हारकर, पराजित होकर महमूद गजनवी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक, तो इस तरीके से देखें यहाँ पर सवाल सेकंड ग्रेड में पूछा भी गया है कि 7वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य उत्तर पश्चिम भारत की सीमाओं की सुरक्षा अरब आक्रमण जो है अरब आक्रमणकारियों से किन लोगों ने की थी, तो उसका जवाब होगा आपका गुर्जर प्रतिहार शासक। चलिए अब बात करता हूं मैं आप लोगों से प्रतिहारों की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में। हमारे यहां पर गुर्जर प्रतिहार शासकों की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग इतिहासकारों द्वारा कुछ अलग अलग मत दिए गए हैं। यहां से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। सबसे पहला मत मैं आपको यहां बताता हूं इतिहासकार कनिंघम का। ठीक है, हमारे इतिहासकार कनिंघम हुए हैं, ये कनिंघम जो है कहते हैं कि प्रतिहार जो लोग हैं, एक सेकेंड, देखिए जरा, तो इतिहासकार कनिंघम जो है इनका यह मानना है कि गुर्जर जाति की उत्पत्ति जो है यूची जाति से हुई है। देखिए मैंने कल आपको राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत में भी बताया था, ठीक है, वहां पर भी कनिंघम क्या कहता है कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है कुषाण से, और मैंने बताया था कुषाणों को ही हम क्या बोलते हैं, यूची कहते हैं। तो यहां पर इन्होंने प्रतिहारों को भी राजपूत मानते हुए इनकी उत्पत्ति किससे मानी है, कुषाण से या फिर यूची जाति से। कुषाणों को ही हम यूची बोलते हैं। इसके बाद दूसरा मत देखिएगा इतिहासकार भंडारकर, बहुत बड़े इतिहासकार गुजरे हैं भंडारकर, इन्होंने एक अलग मत दिया है। इनका यह मानना है कि एक जाति होती है मध्य एशिया की खजर ठीक है, मध्य एशिया की एक महत्वपूर्ण जाति आती है खजर। माना जाता है कि खजर नाम की जाति से गुर्जर जाति की उत्पत्ति हुई है, ऐसा मानना है इतिहासकार भंडारकर का। ठीक, यानी खजर विदेशी जाति है। तो थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखें, विदेशी को भी मैं अंडरलाइन कर देता हूं। वैसे जो आपके जो है यूची कुषाण ये भी विदेशी हैं, यानी कनिंघम और भंडारकर दोनों गुर्जर जाति को विदेशी जाति से उत्पन्न मानते हैं। इसके अलावा चले हम लोग बाग, तो एक और मत यहां पे आता है पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा का। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये कहते हैं कि प्रतिहार कोई और नहीं, प्राचीन जो क्षत्रिय हैं उन्हीं के वंशज हैं।
देखिए कल मैंने आपको राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत में बताया था, वहां भी गौरीशंकर ओझा यही कहते हैं। गौरीशंकर ओझा कहते हैं कि राजपूत विदेशी नहीं है, भारतीय है, और प्राचीन जो भारत में जो आर्य लोग थे उनके वंशज हैं, जिनको हम क्षत्रिय कहते थे। इसी प्रकार देखिए यहां पर, जैसे मैं आपको बता दूं, यहां पे आगे पढ़ाने भी वाला हूं इस टॉपिक के अंदर, प्रतिहार जो हैं ये अपने आप को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताते हैं। अब राम और लक्ष्मण कौन है? महाभारत काल के हैं, सॉरी रामायण के हैं ये लोग बाग। अगर हम बात करें रामायण की, तो रामायण की जो घटना है वैदिक काल की मानी जाती है। और इस प्रकार अगर हम देखें तो राम और लक्ष्मण दोनों आर्य, ठीक है, आर्य माने जाएंगे। तो इस प्रकार आप देखें इन प्राचीन जो क्षत्रिय हैं, राम है, लक्ष्मण है, उनके वंशज मानते हैं। लेकिन प्रतिहारों की अगर मैं बात करूं स्पेशली, तो ये लोग अपने आप को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। किसका? लक्ष्मण का। इसका उल्लेख हमको ग्वालियर प्रशस्ति से मिलता है, जिसकी चर्चा मैं आप लोगों से इसी टॉपिक में आगे करने वाला हूं। अगला देखें, यहां पर एक सवाल और भी आ जाता है। हमारे यहां पे भारत में अरब यात्री जो थे, मैंने कहा था ना उस वक्त अरब हमलावर भारत पे हमला भी कर रहे थे। बहुत सारे अरब यात्री भारत भी घूमने आए थे। बहुत सारे अरब जो हैं वो लोग बाग व्यापार भी भारत के साथ किया करते थे। तो बहुत लोग थे अरब यात्री जिन लोगों ने भारत की यात्रा की, जिनमें मुख्य रूप से दो लोगों का नाम मैं यहां लेने वाला हूं। एक तो सुलेमान का नाम यहां पे आएगा, ठीक है, और एक अल मसूदी का नाम मैं आपको यहां लेने वाला हूं। ये दोनों जो है गुर्जर प्रतिहारों के शासनकाल में भारत की यात्रा करते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया था? गुर्जर शब्द का उच्चारण गुर्जर नहीं किया। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि हमारे जो हेनसांग हैं वो भीनमाल को पोलो मिलो कह गए, एक उच्चारण का अंतर आ गया। ठीक उसी प्रकार आप देखें अरब जो यात्री थे वो गुर्जर शब्द का उच्चारण गुर्जर की बजाय क्या कर गए? जुर्ज कर गए। ठीक है, तो आपसे अगर पूछे कि अरब यात्रियों ने गुर्जर शब्द का उच्चारण किया है, तो जवाब होगा जुर्ज। इसके अलावा चलें तो यहां चीनी यात्री हेनसांग की बात भी मैं कर लेता हूं। हेनसांग ने भी गुर्जर शब्द का उच्चारण करने में थोड़ी गड़बड़ी की, वो भी सही उच्चारण नहीं कर पाया। हेनसांग गुर्जर शब्द का उच्चारण करता है कुचेलो। आपको ध्यान रखना है यह शब्द, ठीक। तो यहां मैंने कहा था कि हेनसांग चीनी आदमी है, चाइनीज भाषा बोलता है, और सीधी सी बात है जब चाइना वाला आदमी जब इंडियन लैंग्वेज बोलेगा तो कहीं ना कहीं उच्चारण में गड़बड़ी कर जाएगा। तो वो गुर्जर शब्द का उच्चारण गड़बड़ करता है, वो कहता है कुचेलो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हेनसांग ने गुर्जर शब्द का उच्चारण किस प्रकार किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुहणोत नैणसी, मुहणोत नैणसी जिनको हम राजपूताने का अबुल फजल कहते हैं, जोधपुर के बड़े इतिहासकार हुए हैं, जोधपुर रियासत में आपको पढ़ाने वाला हूं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है मुहणोत नैणसीरी ख्यात। ये अपनी पुस्तक में प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन करता है। तो पहला सवाल यही बन जाता है कि मुहणोत नैणसी ने भारत में गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? तो आपका जवाब होगा 26 शाखाओं का वर्णन उसने किया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम इन 26 शाखाओं की बात करें तो इन 26 शाखाओं में कुछ शाखाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनमें पहली शाखा इनकी मंडौर, जो आजकल जोधपुर में है मंडौर, तो पहली शाखा मंडौर इनकी आती है। उसके बाद इनकी दूसरी शाखा भीनमाल में स्थापित होगी। भीनमाल के बाद एक शाखा कन्नौज, ठीक है, उज्जैन। इसके अलावा भड़ौच, भड़ौच जो आजकल गुजरात में है, राजौरगढ़ ये आजकल अलवर में पड़ता है। तो यहाँ के जो प्रतिहार है बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए रहेंगे। इन तमाम शाखाओं की बात मैं आप लोगों से इस टॉपिक में करने वाला हूं। ठीक, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे आगे कुछ और तथ्य मैं आपको बता देता हूं। ग्वालियर प्रशस्ति, इस वंश के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण शासक मैं आपको पढ़ाऊंगा, मिहिर भोज। मिहिर भोज ने ग्वालियर जिले के, जो आजकल ग्वालियर पड़ता है मध्य प्रदेश में, यहां एक प्रशस्ति यानी एक शिलालेख स्थापित करवाया था। उस ग्वालियर प्रशस्ति से हमको पता चलता है कि प्रतिहार कौन है। इस प्रशस्ति में जिसकी रचना मिहिर भोज ने करवाई, इस प्रशस्ति में कहा गया है कि प्रतिहार कौन है? राम के भाई लक्ष्मण के वंशज हैं। ठीक है, राम के भाई लक्ष्मण के वंशज। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि प्रतिहार अपने आप को किस प्राचीन आर्य का वंशज मानते हैं, तो आप कहेंगे लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। और आपको यह जानकारी मिलती किस अभिलेख से है? तो हमारा जवाब होगा ग्वालियर प्रशस्ति। इस ग्वालियर प्रशस्ति की भी मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं मिहिर भोज के अंदर। यहां से बड़ा प्रश्न आता है। इसके बाद देखें कुलदेवी, जहां तक बात आती है प्रतिहारों की कुलदेवी की, तो प्रतिहारों की कुलदेवी का नाम आता है चामुंडा माता। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य और भी है, और यह है कि प्रतिहार शासकों ने तुर्की मुसलमानों से एक टैक्स लिया था, एक टैक्स लिया था, और उस टैक्स का नाम है तुरुष्क दंड। ठीक है, जिसको आजकल हम टैक्स बोलते हैं, हिंदी में इसको हम बोलते हैं कर। प्राचीन काल में कर को हम दंड बोलते थे। ठीक है, कर जो होता है टैक्स, उसे दंड बोलते थे।
और यहां पे तुरुष्क दंड उनसे लिया। अब ये तो ठीक है कि तुरुष्क दंड इन्होंने तुर्की मुसलमानों से लिया। हमारे सेकंड ग्रेड एग्जाम में जो सेकंड ग्रेड एसएस का पेपर हुआ था उसमें इंडियन हिस्ट्री में इस क्वेश्चन को पूछा गया। इंडियन हिस्ट्री में एक सवाल आया था, तुरुष्क का शाब्दिक अर्थ क्या है? तुरुष्क का शाब्दिक अर्थ क्या है? ध्यान रखिए, तुरुष्क का शाब्दिक अर्थ होता है तुर्की मुसलमान। ठीक है, तुर्की मुसलमानों को उस जमाने में तुर्क या तुरुष्क नामों से जाना जाता था। ठीक है, और बिगड़ा हुआ शब्द था तुरक। ठीक है, कि साहब तुरक लोगों ने हमला कर दिया। हमारा जो हिंदी साहित्य है मध्यकाल का उसमें तुरक शब्द मिलता है। आप देखें यहां पे तुर्क बोलते थे या तुरुष्क बोलते थे। तो तुर्की मुसलमान जो थे, जो भारत में आते थे, उन लोगों से प्रतिहार लोग एक टैक्स वसूल करते थे, उसे तुरुष्क दंड कहते थे। ठीक, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और तथ्य, मध्यकाल में राजपूत शासकों द्वारा गुर्जर स्त्रियों को धायमा के रूप में रखा जाता था। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमारे पुलिस कांस्टेबल में भी इस प्रश्न को पूछा गया है। देखिए 11वीं शताब्दी तक आते आते प्रतिहार सत्ता जो है तेजी के साथ बिखरती हुई चली गई। प्रतिहार साम्राज्य जो है यह खत्म हो चुका। आगे चलकर आप देखेंगे तो यहां मध्यकाल में जो बाकी जो राजपूत वंश हैं जो आगे निकल कर आए, तो इन लोगों में एक परंपरा थी। ये लोग क्या करते थे, राजे महाराजा जो थे राजपूत शासक, वो गुर्जर स्त्रियों को अपने यहां धायमा के रूप में नियुक्त करते थे, केवल गुर्जर स्त्री को। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे धायमा के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है पन्नाधाय का। गोराधाय, पन्नाधाय, ठीक है, रूपाधाय, इनकी तीनों की तो मैं चर्चा करने वाला हूं, बड़ी ऐतिहासिक महिलाएं रही है। तो पन्नाधाय भी कौन है? एक गुर्जर स्त्री है। हालांकि पन्नाधाय को लेकर कुछ लोगों का यह मानना है कि वो खींची राजपूत थी, लेकिन ज्यादातर आप देखें लोग उसको गुर्जर स्त्री मानते हैं। ठीक है, तो हमारे यहां पे एक परंपरा थी कि जो अपने जो महारानी है वो अपने बच्चे को जन्म जरूर देती है, लेकिन आप देखें उसका पालन पोषण करने का काम धायमा को सौंप दिया जाता है। धायमा उसे अपना दूध पिलाकर उस बच्चे का पालन पोषण करके उसको बड़ा करती है। और आप देखें यहां पर गुर्जर स्त्री को ही क्यों रखा जाता है, इसका भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। देखिए हमारे यहां पे जो गुर्जर जाति है इनका जो मुख्य पेशा माना जाता है पशुपालन वाला माना जाता है। अब चूंकि घर में गाय भैंस भेड़ बकरी आप देखें पशुपालन की पशुओं का जो है बहुत बड़ी अधिकता मिलती है और बड़े पैमाने पे घी दूध की भी कोई कमी नहीं, तो अच्छा जो है घी दूध का सेवन अगर करेंगे तो सेहत भी अच्छी होती। तो आमतौर पे गुर्जर स्त्रियों की बड़ी अच्छी सेहत, स्त्री पुरुष दोनों की सेहत बहुत अच्छी होती। और ये मान्यता है कि एक अच्छी तंदुरुस्त सेहतमंद स्त्री अगर अपना दूध बच्चे को पिलाती है तो बच्चा जो है वो भी एक बहुत तंदुरुस्त बच्चा होगा, अच्छी सेहत वाला होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे राजपूत शासक जो हैं वो गुर्जर स्त्रियों को ही धायमा के रूप में नियुक्त करते थे। ठीक है, ये प्रश्न हमारा सेकंड में पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया है। चलिए ये तो कुछ कॉमन बातें थी हमारे यहां पर प्रतिहार शासकों के बारे में। अब मैं यहां पर प्रतिहार शासकों का इतिहास शुरू करता हूं। हमें प्रतिहार शासकों के बारे में सबसे पहले जानकारी कहां से मिलती है, यहीं पे आप देखें एक प्रश्न बनता है। दो महत्वपूर्ण हमारे पास शिलालेख है। एक शिलालेख है राजा बाउक का, एक राजा बाउक हुए हैं प्रतिहारों में, इनका एक शिलालेख मिला है 837 ईस्वी का, और जोधपुर से मिलने की वजह से हम इसको जोधपुर अभिलेख कहते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम चलें तो दूसरा एक राजा और हुए हैं कक्कुक, इनका एक शिलालेख मिला है 861 ईस्वी का, और यह जोधपुर जिले में ही घटियाल कस्बे से मिला है। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था एक बार इतिहास वाली क्लास के अंदर, जैसे कि हमें कोई भी शिलालेख किसी गांव कस्बे नगर से मिलता है तो उस गांव कस्बे नगर के नाम पर ही उस शिलालेख का नामकरण कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमें दो शिलालेख मिलते हैं। एक शिलालेख है राजा बाउक का 837 ईस्वी का, और दूसरा शिलालेख है राजा कक्कुक का जो है 861 ईस्वी का। ठीक है, राजा बाउक का शिलालेख जोधपुर अभिलेख कहलाता है, राजा कक्कुक का शिलालेख घटियाल अभिलेख कहलाता है, घटियाल कस्बे से मिलने कारण। अगर आप इन दोनों शिलालेखों को पढ़ें तो आप इन दोनों शिलालेखों में गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यहीं से एक प्रश्न बनता है, प्रश्न यह बनता है कि प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में किन शिलालेखों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो आपका जवाब होगा जोधपुर अभिलेख और दूसरा घटियाल अभिलेख। समय पूछे आप समय बता सकते हैं, किस किस के हैं अभिलेख, तो शासक का नाम भी आप बता सकते हैं। ठीक, तो इन दोनों शिलालेखों अगर आप पढ़ें तो यहां पर प्रतिहारों की उत्पत्ति की जानकारी हमको मिलती है। इन शिलालेखों में क्या कहा गया है, इन शिलालेखों में कहा गया है कि प्रतिहार वंश का जो मूल पुरुष था, आदि पुरुष था, ठीक है, वो था हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र के लिए एक नाम और भी इतिहास में मिलता है, रोही लद्दी। ठीक है,
तो माना जाता है कि जोधपुर अभिलेख और घटियाल अभिलेख, इन दोनों में कहा गया है कि प्रतिहार वंश का जो मूल पुरुष है उसका नाम हरिश्चंद्र था और उसका दूसरा एक नाम अन्य रोहिलद्दी था। माना जाता है कि हरिश्चंद्र के 4 पुत्र थे। इन चारों पुत्रों के नाम मैंने यहां पे दे दिए हैं। एक बड़ा पुत्र उसका भोगभट्ट है, एक पुत्र का नाम कदक है, एक रज्जिल है और एक दह। माना जाता है हरिश्चंद्र के 4 पुत्र थे और हरिश्चंद्र के 4 पुत्रों ने क्या किया, मिलकर इन्होंने मंडौर पे हमला किया। इन चारों पुत्रों ने मिलकर कहां पे हमला किया, मंडौर। और मंडौर आजकल कहां पड़ता है, मंडौर पड़ता है आजकल जोधपुर में। ठीक है, तो हरिश्चंद्र के 4 पुत्रों भोगभट्ट, कदक, रज्जिल और दह, इन चारों पुत्रों ने मिलकर मंडौर पर आक्रमण किया, मंडौर को जीत लिया और जीतकर उसे अपने पिता हरिश्चंद्र को सौंपा और इस प्रकार हरिश्चंद्र पहला राजा बना और मंडौर को हरिश्चंद्र ने अपनी राजधानी बनाया। अब यहां से एक और महत्वपूर्ण सवाल बन गया है। पहला सवाल तो यह है कि प्रतिहारों के मूल पुरुष कौन थे, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र को इतिहास में अन्य किस नाम से जाना जाता है, रोहिलद्दी। प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, मंडौर थी। ठीक है, इस प्रकार हम देखें यहां पर इन लोगों ने मंडौर को जीता। यह माना जाता है कि जो हरिश्चंद्र थे इन्होंने 2 विवाह किए थे। इनकी एक पत्नी जो थी क्षत्राणी थी, इनकी एक पत्नी जो थी वो क्षत्राणी थी और दूसरी इनकी जो पत्नी थी वो ब्राह्मण थी। ठीक है, तो माना जाता है कि यहां पर ये जो 4 पुत्र हैं, ये जो 4 पुत्र हैं भोगभट्ट, कदक, रज्जिल और दह, ये इसी क्षत्राणी पत्नी से जो है उत्पन्न हुए हैं। तो इस प्रकार हरिश्चंद्र की क्षत्राणी पत्नी से 4 पुत्र उत्पन्न होते हैं। चारों पुत्र मिलकर मंडौर पे हमला करते हैं, मंडौर को जीतकर अपने पिता हरिश्चंद्र के हवाले कर देते हैं और हरिश्चंद्र मंडौर का राजा बनता है और गुर्जर प्रतिहारों की पहली राजधानी मंडौर हो जाती है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने यहां लिख दिया है इस पूरी बात को। हरिश्चंद्र की क्षत्राणी पत्नी भद्रा, उसका नाम मिलता है भद्रा, से उत्पन्न भोगभट्ट, कदक, रज्जिल और दह ने मिलकर मंडौर को जीता। इस प्रकार आप देखें हरिश्चंद्र ने मंडौर को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया। प्रश्न यहां सेकंड ग्रेड में आ चुका है। प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी थी मंडौर। हरिश्चंद्र के बाद उसका पुत्र रज्जिल शासक बना। देखिए मैंने बताया कि हरिश्चंद्र के 4 पुत्र थे, भोगभट्ट, कदक, रज्जिल और दह। माना जाता है इन 4 पुत्रों में से रज्जिल अगला शासक बना और यहां पे रज्जिल के बाद उसका बेटा अगला शासक बना। रज्जिल के बेटे का नाम था नरभट्ट। ठीक है, हरिश्चंद्र आया, हरिश्चंद्र के बाद रज्जिल और रज्जिल के बाद उसका बेटा नरभट्ट। नरभट्ट जो हैं इनके बारे में एक सवाल बनता है। हेनसांग, चीनी यात्री हेनसांग ने नरभट्ट के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया था वो था पेल्लो पेल्ली। ये ध्यान रखना है आपको। हेनसांग, वही मैंने कहा था थोड़ा उच्चारण का अंतर है, तो इसने हेनसांग ने नरभट्ट का उच्चारण किया है पेल्लो पेल्ली उसे कहा है और पेल्लो पेल्ली का अर्थ होता है साहसिक कार्य करने वाला। ठीक है, तो हेनसांग ने नरभट्ट को पेल्लो पेल्ली कहा जिसका शाब्दिक अर्थ होता है साहसिक कार्य करने वाला। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रज्जिल, मैंने आपसे कहा रज्जिल जो है शासक बना, रज्जिल के बाद नरभट्ट शासक बना, नरभट्ट के बाद उसका पुत्र अगला शासक बना जिसका नाम आता है नागभट्ट प्रथम। रज्जिल के बाद उसका पौत्र यानी नरभट्ट का बेटा नागभट्ट प्रथम शासक बना। अब तक इनकी राजधानी मंडौर चली आ रही थी। अब इस व्यक्ति ने क्या किया है, मंडौर को छोड़ दिया है और मंडौर के स्थान पर नई राजधानी किसको बना लिया है, मेड़ता। ध्यान रहे पहले मेड़ता का प्राचीन नाम हुआ करता था मेदांतक। मैं आपको अलग से भी प्राचीन नाम सारे के सारे लिखाने वाला हूं। तो मेड़ता का प्राचीन नाम मिलता है मेदांतक। इस प्रकार आप देखेंगे पहला शासक हरिश्चंद्र। ठीक है, हरिश्चंद्र जो है मंडौर में शासन करता है। उसके बाद रज्जिल, ये भी मंडौर में शासन करता है। फिर नरभट्ट आता है, ये भी मंडौर में शासन करता है। और फिर उसके बाद नरभट्ट के बाद आता है नागभट्ट प्रथम। इसने मंडौर को छोड़ दिया और मंडौर से हटकर इसने किस पे हमला कर दिया, मेड़ता। और मेड़ता जिसका प्राचीन नाम था मेदांतक, उससे अपनी राजधानी बनाया। यहां से एक प्रश्न जो है हमारे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में जीके में प्रथम पेपर के अंदर पूछा गया है कि पहला प्रतिहार शासक कौन था जिसने मंडौर के स्थान पर मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। वो आते हैं हमारे नागभट्ट प्रथम। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात आ रही थी, अभी तक मंडौर के जो प्रतिहार हैं उनकी बात चल रही थी।
अब हम देखेंगे मंडौर के बाद ये लोग किस प्रकार आगे बढ़ते हैं, जालौर, उज्जैन और कन्नौज तक किस प्रकार ये लोग पहुंच जाते हैं। अब हम उसकी चर्चा करते हैं। इनमें पहला जो शासक मैं जिक्र कर रहा हूं अभी, उनका नाम है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम, जिनका शासनकाल आपको मिलता है 730 ईस्वी से 756 ईस्वी। ठीक है, तो एक तो इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इनकी उपाधि क्या थी। नारायण, इनकी उपाधि थी नारायण। इन्होंने नारायण की उपाधि धारण की थी। कैसे पता चला कि नारायण की उपाधि धारण करी, इस बारे में जानकारी आपको मिलती है ग्वालियर प्रशस्ति से। ठीक है, ग्वालियर प्रशस्ति, जिसकी जो है स्थापना मिहिर भोज ने करवाई थी, और इसी टॉपिक में आगे मैं पढ़ाने वाला हूं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्होंने नारायण की उपाधि धारण की। देखिए, नारायण शब्द से एक चीज और भी निकल के आती है। अगर हम यहां देखें तो नारायण जो है विष्णु भगवान को कहा जाता है, और यहां पे नागभट्ट ने नारायण की उपाधि धारण की है। इससे यह बात साफ तौर पे जाहिर होती है कि जो प्रतिहार जो शासक थे वो संभवतया वो किस धर्म को मानते थे, वैष्णव। ठीक है, तो ये लोग बाग किस धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनका दरबार नागावलोक का दरबार कहलाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, नागावलोक का दरबार किसके दरबार को कहा जाता है, तो जवाब होगा हमारा नागभट्ट प्रथम। इसके बाद देखिए तो ग्वालियर प्रशस्ति में इन्हें एक नाम और भी दिया गया है, इन्हें एक संज्ञा दी गई है, मलेच्छों का नाशक। मलेच्छों का नाशक, इसको समझिए। देखिए, नाशक तो खैर आप समझ ही गए होंगे। मलेच्छ, हमारे प्राचीन भारत में अक्सर क्या होता है कि जो विदेशी हमलावर हैं, विदेशी हमलावर जो भी हैं, उन लोगों के लिए हम आमतौर पे मलेच्छ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और यहां अगर आप प्रतिहारों की बात कर रहे हैं, तो मैंने अभी आप लोगों से कहा कि प्रतिहारों के शासनकाल में जो विदेशी हमलावर लोग हैं वो कौन है, वो कौन है, अरब लोग बाग है, ये अरब लोग हैं। तो सीधी सी बात यह हुई कि यहां नागभट्ट प्रथम जो है, इनके शासनकाल में अरब लोगों का हमला हो रहा है, और इन्होंने अरब लोगों को बुरी तरह से पराजित किया। जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि प्रतिहार लोगों ने अरब लोगों को भारत में अंदर घुसने से रोके रखा। तो इस प्रकार नागभट्ट प्रथम ने जब यहां पे इन लोगों को पराजित किया, अरब लोगों को, तो अरब लोगों को पराजित करने के उपलक्ष्य में उपाधि इनको मिलती है मलेच्छों का नाशक। तो यहां मलेच्छ किसको कहा गया है, अरब लोगों को कहा गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए जरा, ये मैं थोड़ा हटा देता हूं पहले इसको। अगला तथ्य देखते हैं कि हमारे यहां पर जब राजपूताने की जब बात आती है, तो राजपूताने में जो है चौहान वंश हम पढ़ने वाले हैं, गोहिल हम पढ़ लेंगे, राठौड़ हम पढ़ेंगे, आगे परमार वंश हम पढ़ेंगे। ये जितने भी शासक थे, ये सब लोग नागभट्ट प्रथम के सामंत हुआ करते थे, उसके अधीनस्थ हुआ करते थे। मैंने आपसे पहले ही कहा, हम प्रतिहार पहले पढ़ रहे हैं। जब हर्षवर्धन का साम्राज्य खत्म होता है तो प्रतिहार अपने आप को मजबूत करते हैं। ठीक है, और प्रतिहार इतने शक्तिशाली थे कि यहां पे चौहान हो, चाहे गोहिल हो, चाहे राठौड़ हो, चाहे परमार हो, ये सब गुर्जर प्रतिहारों के अधीनस्थ सामंत की हैसियत रखते थे। ठीक है, और जब यहां प्रतिहारों का खात्मा हो जाता है, प्रतिहारों का अंत हो जाता है, उसके बाद आप देखें बहुत तेजी के साथ चौहान, गोहिल, राठौड़, परमार अपनी शक्ति को आगे बढ़ा लेते हैं। लेकिन अगर हम नागभट्ट प्रथम की बात करें तो उनके शासनकाल में उनके अधीनस्थ ये लोग बाग सामंत हुआ करते थे। इसके बाद देखें तो यहां 739 ईस्वी में नागभट्ट प्रथम ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया। इन्होंने क्या किया, भीनमाल पर हमला कर दिया। भीनमाल जो आजकल जालौर के अंदर है, और भीनमाल के चावड़ा शासकों को पराजित करके उनसे इसे छीन लिया, और छीन कर उसे अपनी राजधानी बना लिया। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां सवाल पूछा जाता है कि भीनमाल जो है, भीनमाल में प्रतिहार शाखा का संस्थापक कौन माना जाता है, यह माना जाता है नागभट्ट प्रथम को। तो इन्होंने भीनमाल को छीना था चावड़ाओं से। याद करिए, मैंने आपसे कहा था हेनसांग भारत में आया। हेनसांग जब भारत में आता है तो उसने अपनी यात्रा के दौरान भीनमाल की यात्रा भी की थी 641 ईस्वी में। और उस दौरान वो क्या कहता है कि भीनमाल में किसका शासन है, चावड़ाओं का। वो चावड़ाओं की तो बात करता है। तो यहां अभी भी चावड़ा लोगों का शासन चल रहा है। तो नागभट्ट प्रथम ने 739 ईस्वी में भीनमाल पर हमला किया, चावड़ाओं को पराजित किया और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया, और भीनमाल को क्या बना लिया, अपनी राजधानी बना लिया। इस प्रकार आप देखें, अब राजधानी इनकी बन गई भीनमाल। इस प्रकार भीनमाल शाखा के संस्थापक भी कौन माने जाते हैं, नागभट्ट प्रथम माने जाते हैं। बड़ा सीधा प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहारों की भीनमाल शाखा जो थी, उस भीनमाल शाखा के संस्थापक कौन माने जाते हैं, नागभट्ट प्रथम।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यही नीरू के नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल से भी आगे बढ़कर उज्जैन को जीता। देखिए उस जमाने में ये जो पश्चिमी भारत का जो हिस्सा है यह अवंती राज्य नाम से जाना जाता था। अवंती किसी जमाने में एक महाजनपद भी था, मैंने आपको महाजनपद वाले टॉपिक में बताया भी था। तो ये जो पश्चिमी जो गुजरात का कुछ हिस्सा है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा है, इसको हम अवंती देश कहते थे। और अवंती देश की राजधानी उस जमाने में उज्जैन हुआ करती थी। तो इन्होंने आगे बढ़कर मालवा का मतलब आज का मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, तो इन्होंने मालवा को जीता और मालवा को जीतकर उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया और इसे अपने साम्राज्य में मिलाया और राजधानी बनाया। तो देखिए पहले इन्होंने भीनमाल को राजधानी बनाया और भीनमाल से आगे बढ़कर अब इन्होंने क्या किया है, मालवा को जीत लिया है और उज्जैन को अपनी राजधानी बना लिया है। ठीक है, इस प्रकार आप देखिए मालवा की शाखा के संस्थापक और उज्जैन शाखा के पहले शासक भी कौन माने जाएंगे, नागभट्ट प्रथम माने जाएंगे। लेकिन आप देखें यहां पर नागभट्ट प्रथम जो है ये राष्ट्रकूट वंश के शासक दंती दुर्ग से पराजित हुए थे। अभी मैं आपको बताने वाला हूं राष्ट्रकूटों के बारे में, एक त्रिपक्षीय संघर्ष में आपको यहां पे पढ़ाने वाला हूं। आजकल जो महाराष्ट्र क्षेत्र है दक्षिण भारत में जो महाराष्ट्र आज का है, इस महाराष्ट्र क्षेत्र के अंदर राष्ट्रकूट जाति हुआ करती थी। तो हमारे यहां पर राष्ट्रकूट वंश के एक शासक थे बड़े शक्तिशाली, जिनका नाम आता है दंती दुर्ग। माना जाता है दंती दुर्ग ने काफी बड़ा अपना साम्राज्य विस्तृत किया था और इस दौरान इन्होंने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया और उज्जैन के जो शासक है नागभट्ट प्रथम इनके हाथों पराजित हुए। और यहीं पर ही उज्जैन में रहकर, यानी नागभट्ट प्रथम की ही राजधानी उज्जैन में रहकर दंती दुर्ग ने एक यज्ञ यहां पे किया जिसका नाम है हिरण्यगर्भ। इस हिरण्यगर्भ यज्ञ के दौरान उसने क्या किया, नागभट्ट प्रथम को अपना प्रतिहार बनाया। प्रतिहार का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, द्वारपाल। तो माना जाता है जब इन्होंने यज्ञ किया तो इस यज्ञ में प्रतिहार के रूप में किसे नियुक्त किया, नागभट्ट प्रथम को। यानी नागभट्ट प्रथम को अपनी ही राजधानी में काफी नीचा देखना पड़ा। ठीक है, प्रश्न पूछ लिया जाता है किसने किया था हिरण्यगर्भ यज्ञ उज्जैन में, दंती दुर्ग ने, और किस प्रतिहार शासक को अपना द्वारपाल नियुक्त किया था दंती दुर्ग ने। तो इसका उत्तर होगा आपका नागभट्ट प्रथम। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न मैं यहां पे ले लेता हूं, बड़ा महत्वपूर्ण है। नागभट्ट प्रथम के समकालीन सिंध का अरब गवर्नर था जुनैद। देखिए मैंने आपसे पहले ही कह दिया था 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में भारत पर पहला अरब हमला हुआ था सिंध प्रांत पर, और सिंध प्रांत को अरब लोगों ने जीत लिया। सिंध में अरब लोगों की शक्ति का केंद्र बन चुका। अब सिंध में बैठकर ये अरब गवर्नर जो थे जुनैद, ठीक है, ये सिंध में बैठकर ये भारतीय क्षेत्रों में, प्रतिहार क्षेत्रों में अपनी सेना भेजते हैं आक्रमण करने के लिए, उन इलाकों को जीतने के लिए। लेकिन नागभट्ट प्रथम के सामने इनके सारे जो हैं जितने भी आक्रमण थे सब विफल हो गए। हमें एक शिलालेख मिलता है नौसारी अभिलेख। नौसारी अभिलेख के अंदर अरब शासकों द्वारा जो जिन भारतीय शासकों को पराजित किया गया उनके नामों की लिस्ट हमको मिलती है, लेकिन उन नामों में कहीं पर भी नागभट्ट प्रथम का जिक्र देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब साफ तौर पे जाहिर होता है कि नागभट्ट प्रथम जो है वो कभी भी अरब शासकों से पराजित नहीं हुए थे। ठीक है, तो यह माना जाता है कि नागभट्ट प्रथम जब यहां पे शासक हैं तो उस वक्त सिंध में अरब गवर्नर कौन थे, जुनैद थे, उनके समकालीन थे। पूछ लिया जाता है प्रश्न। ठीक है, चलिए तो ये तो बात आती है हमारी नागभट्ट की, नागभट्ट प्रथम की। नागभट्ट प्रथम जो थे इन्होंने अपने, देखिए इनके कोई पुत्र तो था नहीं, तो इन्होंने क्या किया अपने मृत्यु के बाद, सॉरी आप मैं कह सकता हूं जीवित रहते ही, इन्होंने क्या किया, अपने भतीजे जिनका नाम आता है ककुस्थ, इन्होंने अपने भतीजे ककुस्थ को अपना उत्तराधिकारी बना लिया। ठीक है, लेकिन ककुस्थ बहुत लंबे समय तक शासन नहीं कर पाता है। ककुस्थ के बाद देखें तो उसका भाई देवराज नाम से एक शासक आया। ठीक है, वो कोई बड़ा महत्वपूर्ण शासक नहीं, लेकिन देवराज के बाद उनका पुत्र अगला शासक बनता है जिसका नाम आता है वत्सराज। तो हम सीधे सीधे अब यहां पे बात करेंगे वत्सराज की। ठीक है, चलिए वत्सराज जो हैं बड़े महत्वपूर्ण शासक यहां पर हैं। सबसे पहले इनकी उपाधि की बात मैं आपसे कर लेता हूं। इनकी उपाधि थी रणहस्तिन। ठीक है, उपाधि इनकी मिलती है रणहस्तिन, जिसके हमारे शाब्दिक अर्थ जिसका मिलता है युद्ध का हाथी। जिस प्रकार आप देखें युद्ध में एक हाथी होता है दुश्मन को कुचलने वाला, रौंदने वाला, उसी प्रकार आप देखें वत्सराज की उपाधि हमको मिलती है रणहस्तिन। इसी प्रकार अगर देखें तो ग्वालियर प्रशस्ति में भी इनके लिए एक और उपाधि हमको मिलती है, और यह उपाधि मिलती है क्षत्रिय पुंगव। क्षत्रिय पुंगव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है श्रेष्ठ क्षत्रियों में सिरमौर। ठीक
काफी बड़े विजेता, काफी बड़े शासक के रूप में वत्सराज जाने जाते हैं। तो इन्हें ग्वालियर प्रशस्ति में क्षत्रिय पुंगव कहा गया है। ठीक है, इसके बाद देखें तो एक और उपाधि का वर्णन हमको मिल जाएगा। इन्होंने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपसे बताया था कि यहां अगर हम बात करें नागभट्ट प्रथम की, तो उन्होंने नारायण की उपाधि धारण करी। ठीक है, नारायण चूंकि विष्णु जी को बोलते हैं, तो इससे पता चलता है कि वैष्णव धर्म को ये लोग मानते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें तो इन्होंने देखिए वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया, इसीलिए इनको एक और उपाधि मिलती है, जय वराह। अगर आप वराह शब्द की बात करें तो वराह जो है हम सुअर को बोलते हैं, वराह का मतलब होता है सुअर। और अगर आपने पढ़ा हो कभी तो विष्णु जी के 10 अवतार माने जाते हैं। विष्णु जी के 10 अवतारों में जो पहला अवतार माना जाता है मत्स्य अवतार, मछली के रूप में। दूसरा अवतार कूर्म अवतार माना जाता है, कछुए के रूप में। तीसरा अवतार माना जाता है वराह अवतार, उन्होंने कहते हैं एक सुअर के रूप में अवतार लिया था। ठीक, तो ये सुअर वाला अवतार जो है इसी को आप देखें यहां पर हम वराह के नाम से जानते हैं। अब आप देखिए इन्होंने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया, इसलिए एक उपाधि इनको मिलती है जय वराह। तो रणहस्तिन हम इनको कहेंगे, क्षत्रिय पुंगव हम इनको कहेंगे, और इसके अलावा हम इनको जय वराह भी कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला तथ्य देखते हैं। इन्हें प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए वैसे तो संस्थापक शुरुआती अगर हम बात करें तो पहले शासक इसमें हरिश्चंद्र हो जाते हैं, फिर उसके बाद बड़े शासक एक नागभट्ट प्रथम है, लेकिन पहली बार बड़े पैमाने पे प्रतिहार साम्राज्य का जो निर्माण करता है वो करता है वत्सराज। इसी कारण से वत्सराज को हम प्रतिहार साम्राज्य का क्या बोलेंगे, वास्तविक संस्थापक बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला एक और तथ्य देखें। इनके दरबारी कवि थे उद्योतन सूरी, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी ने जालौर में रहकर कुवलय माला नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगर कुवलय माला ग्रंथ की हम बात करें तो लगभग इसकी जो रचना 8वीं शताब्दी में जो मानी गई है, इसके अंदर एक चीज मैं आपको आगे राजस्थान के साहित्य में भी बताने वाला हूं। कुवलय माला के अंदर उस जमाने में भारत में 8वीं शताब्दी में इसको लिखा गया, तो उस जमाने में भारत में 18 जो भाषाएं बोली जाती थी उन तमाम भाषाओं का वर्णन इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है कुवलय माला। तो पूछा जाए कि कुवलय माला किसने लिखा, उद्योतन सूरी ने लिखा। उद्योतन सूरी किसके दरबारी कवि माने जाते हैं, तो हम वत्सराज का नाम लेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करें तो इनके शासनकाल में ओसियां पड़ता है आजकल जोधपुर के अंदर, ओसिया में महावीर जैन मंदिर का निर्माण कार्य हुआ था। देखिए वैसे तो आप देखें जो आमतौर पे गुर्जर प्रतिहार शासक हैं, इनमें से अधिकांश शासकों ने वैष्णव धर्म को स्वीकार किया, कुछ लोग शासक शैव धर्म को भी अनुयायी थे, लेकिन फिर भी आप देखें लोगों ने जैन धर्म को बड़ा प्रश्रय दिया। ठीक, और इसी दौरान आप देखें एक बड़ा जैन मंदिर, महावीर जैन मंदिर जो है इनके शासनकाल में बनकर तैयार होता है। यह मंदिर आज भी मौजूद है, गुर्जर प्रतिहार शैली के अंदर बहुत महत्वपूर्ण यह मंदिर माना जाएगा। दूसरा एक और महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में आता है कि वत्सराज जो थे इन्होंने भंडी नामक एक जाति को पराजित किया था, और भंडी जाति को पराजित करके मध्य राजस्थान पे इन्होंने कब्जा किया। ठीक है, माना जाता है मध्य राजस्थान इनके हाथ से निकल गया था प्रतिहारों के हाथ से, तो भंडी जाति के लोगों को पराजित करके मध्य राजपुताने पे एक बार फिर से इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। इसके अलावा देखें तो यहां एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना मिलती है, और वो है अब त्रिपक्षीय संघर्ष। एक बहुत बड़ा युद्ध भारत में शुरू होने वाला था 3 पक्षों के बीच, जिसको त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। यह त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था, किन किन के बीच हुआ, वो मैं सारा पहले आपको एक नक्शे के रूप में समझा देता हूं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए यह आता है त्रिपक्षीय संघर्ष, इसका मतलब ये जो लड़ाई होती है वो 3 पक्षों में होती है। अब त्रिपक्षीय संघर्ष जो है ये होता किस कारण है, इसका कारण क्या था, इसका कारण था कन्नौज। ये जो उत्तर प्रदेश में जो कन्नौज पड़ता है ये था इसका कारण। कन्नौज को प्राप्त करने के लिए भारत के 3 बड़े राजवंश आपस में युद्ध करते हैं। कौन कौन युद्ध करते हैं, चलिए देखिए जरा। ये उत्तर पश्चिम भारत में जो बड़ी शक्ति थे, यहां पर तो हम मान लेते हैं प्रतिहार। ठीक है, ये प्रतिहार लोगों का यहां पे राज्य था। इसी प्रकार अगर मैं दक्षिण भारत की बात करूं तो दक्षिण भारत के बड़े हिस्से में यहां पर जो थे, यहां राष्ट्रकूट वंश के शासक शासन करते थे। इसी प्रकार अगर पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में बंगाल बिहार का जो हिस्सा था, इस पूरे हिस्से में पाल वंश के शासक शासन करते थे। अगर मैं यहां नाम लूं
जब यह संघर्ष शुरू हुआ था तो प्रतिहार वंश के राजा हुआ करते थे वत्सराज, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के जो राजा थे इनका नाम आता है ध्रुव, ठीक। और पाल वंश के जो राजा थे इनका नाम आता है धर्मपाल, ठीक है ना। और इधर थे वत्सराज। यहां है कन्नौज उत्तर प्रदेश में। तो कन्नौज को लेकर लड़ाई हुई। देखिए क्या है कन्नौज में ऐसा जिसको लेकर ये तीनों लोग आपस में लड़े और लगभग 150 वर्ष तक ये युद्ध चलता है। इसको हम त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। देखिए ये जो कन्नौज आपको मिलता है उत्तर प्रदेश में, पहला इसका कारण यह था कि ये गंगा नदी के किनारे मौजूद था, आज भी है। गंगा नदी के किनारे होने की वजह से नदी के अंदर यहां से व्यापार, आंतरिक जो जल व्यापार है वो होता था, इस वजह से कन्नौज महत्वपूर्ण। दूसरा आप देखें जो सिल्क रूट था, रेशम मार्ग, उस पर कन्नौज का हिस्सा था, इसलिए महत्वपूर्ण, व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। तीसरा गंगा यमुना का इलाका है, बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। उपजाऊ क्षेत्र है तो किसानों से टैक्स भी आप ज्यादा ले सकते हैं, ये इसका एक कारण था। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि देखिए किसी जमाने में जब मौर्य थे, गुप्त शासक थे, तो पाटलिपुत्र, ये आजकल जो पटना है बिहार, तो जब मौर्य थे, गुप्त शासक थे, तो पाटलिपुत्र भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु होता था। लेकिन अब अगर मैं बात करूं तो यहां पे इस वक्त तक पाटलिपुत्र अपना जो है कह सकता हूं कि एक वैभव खो चुका है। और प्राचीन काल में पाटलिपुत्र का जो वैभव था, अब वो वैभव किसके पास आ चुका है? वो कन्नौज के पास आ चुका है। और कन्नौज को इस वैभव को प्रदान करने का श्रेय जाता है सम्राट हर्षवर्धन। मैंने आपसे कहा था सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी कन्नौज। इस प्रकार आप देखें कन्नौज बहुत ही वैभवशाली एक नगर बन चुका था। और उस जमाने में एक मान्यता थी कि जो कन्नौज पे राज करेगा वो भारत का सबसे शक्तिशाली शासक भी माना जाएगा, एक ये भी मान्यता थी। इस चीज को लेकर यहां पर आप देखें कन्नौज को लेकर अब 3 पक्षों में संघर्ष शुरू होने वाला था। जब यह संघर्ष चला, त्रिपक्षीय संघर्ष देखिए जरा, जब यह त्रिपक्षीय संघर्ष चलता है तो उस वक्त कन्नौज के ऊपर आयुध वंश के शासकों का शासन चल रहा था। आयुध वंश के अंदर यहां पर अगर चले हम लोग बात, तो 2 भाई हैं, एक का नाम आता है चक्रायुध और एक दूसरे इसी के भाई थे जिनका नाम आता है इंद्रायुध। देखा जाए तो ये दोनों भाई भी आपस में गद्दी के लिए संघर्ष कर रहे थे। आयुध वंश के ये दोनों शासक, ये दोनों भी जो है कन्नौज पर कब्जा करने के लिए दोनों भाई भी आपस में संघर्षरत थे। इस दौरान हमारे जो वत्सराज हैं, इन वत्सराज ने सबसे पहले क्या किया? वत्सराज ने सबसे पहले कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और कन्नौज पर आक्रमण करके चक्रायुध, जो उस वक्त वहां के शासक है, चक्रायुध को हराकर उसके भाई इंद्रायुध को शासक बना दिया। सीधे कब्जा नहीं किया, अपना कठपुतली शासक बना दिया। इसके बाद यह बात जो है धर्मपाल को बुरी लगी। धर्मपाल भी चाहता था कि मैं कन्नौज पे शासन करूं। इसके बाद आप देखें धर्मपाल ने कन्नौज पर हमला किया और धर्मपाल ने इंद्रायुध को हटाकर चक्रायुध को गद्दी दे दी। इस तरीके से आप देखें यहां कन्नौज को लेकर सबसे पहले वत्सराज और धर्मपाल, इन दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। जब पाल और प्रतिहार दोनों कन्नौज को लेकर लड़ रहे थे, इसी दौरान बीच में एंट्री होती है राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव की। ध्रुव बहुत शक्तिशाली शासक थे। ध्रुव ने वत्सराज को भी हरा दिया, इधर धर्मपाल को भी हराया और ध्रुव ने कन्नौज पर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन चूंकि ध्रुव जो है वो बहुत दक्षिण इलाके का रहने वाला है, लगभग आज का जो महाराष्ट्र है, माना जाता है जब ध्रुव यहां पर गंगा नदी के किनारे कन्नौज पर कब्जा करता है तो उस वक्त राष्ट्रकूट यानी क्षेत्र यानी महाराष्ट्र क्षेत्र में उसका जो मूल राज्य था वहां कुछ उपद्रव होने शुरू हो गए। इसकी वजह से ध्रुव वापिस अपने राज्य लाता है। जब ध्रुव वापिस अपने राज्य लौट आता है तो एक बार फिर से प्रतिहार और पाल फिर कन्नौज को लेकर युद्ध करते हैं। इस प्रकार आप देखें यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। यह युद्ध लगभग 150 वर्ष तक चलता है कन्नौज को लेकर। अब यहां पे आप देखें 3 पक्षों में प्रतिहार नरेश वत्सराज, राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव और पाल नरेश धर्मपाल के मध्य इस त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। यह तो है शुरुआत। अब यहां पहला प्रश्न क्या है? त्रिपक्षीय संघर्ष किसको लेकर हुआ? कन्नौज को लेकर हुआ। ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान सबसे पहले कन्नौज पर आक्रमण किसने किया? वत्सराज ने, यानी प्रतिहारों ने। यानी त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत भी सबसे पहले किसने करी? प्रतिहारों ने करी।
वत्सराज ने हमला किया था ना सबसे पहला। ठीक है, अब सवाल यह है कि 150 साल तक ये लड़ाइयां चलती हैं कन्नौज पे कब्जा करने के लिए। कभी पाल जो है कन्नौज को जीत लेंगे बीच में, कभी प्रतिहारों का कब्जा हो जाता है, कभी राष्ट्रकूटों का कब्जा हो जाता है। तो इस तरीके से तीनों के बीच में जो है ये कन्नौज आता रहा जाता रहा अलग अलग समय के अंदर। लेकिन इस अंततः लड़ाई को कह सकता हूं कि खात्मा किसने किया इस युद्ध का, यानी अंततः कन्नौज पर कब्जा करने में कामयाबी किसको मिली, तो इसका जवाब भी होगा प्रतिहार। ठीक है, शुरुआत भी प्रतिहारों ने करी त्रिपक्षीय संघर्ष की, और खात्मा भी त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रतिहारों ने किया। यानी अंततः कन्नौज को राजधानी बनाने में सफलता प्राप्त की थी किसने, गुर्जर प्रतिहार नरेश वत्सराज ने। ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको यहां पर आगे बताता हूं, देखिए जरा। चलिए तो देखिए, मैंने आपको बताया था इस प्रकार भारत में एक बड़ा संघर्ष शुरू होता है, त्रिपक्षीय संघर्ष। तो इस चीज को मैंने यहां पे लिख दिया है, वत्सराज ने कन्नौज पर आक्रमण करके आयुध वंश के शासक चक्रायुध को पराजित किया। इस घटना से भारत में प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट वंश के मध्य कन्नौज का ध्यान रखें, प्राचीन नाम मिलता है हमको कान्यकुब्ज नाम, और उसी से बिगड़ के माना जाता है कन्नौज हुआ। कन्नौज को प्राप्त करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखना है कौन कौन से पक्षों में सबसे पहले शुरुआत प्रतिहारों ने करी, और खात्मा भी प्रतिहारों ने ही इस संघर्ष का किया था। इसी प्रकार देखिए, कन्नौज का हमें एक नाम और भी मिलता है, कन्नौज को प्राचीन काल में महोदय नगर भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए जरा, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत मैंने आपको बताई दी है किस किस के मध्य हुई। सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार नरेश वत्सराज, पाल नरेश धर्मपाल, राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव के मध्य शुरुआत हुई थी। तो शुरुआत जो हुई थी प्रतिहार या त्रिपक्षीय संघर्ष की, वो इन तीन शासकों के मध्य हुई थी। चलिए आगे देखें, तो यहां पे वत्सराज जो है राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव के हाथों पराजित हुए। तो देखिए वत्सराज जो है, मैंने आपको कहा कि धर्मपाल को तो पराजित करने में कामयाब हो गए, लेकिन जो राष्ट्रकूट वंश के जो शासक है ध्रुव, उनके हाथों इनको पराजय का सामना करना पड़ा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले शासक हम एक और लेते हैं जिनका नाम हमको मिलता है नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय जो है, यहां पर इनकी उपाधि सबसे पहले बात कर लेते हैं नागावलोक। देखिए यहां पर इनकी उपाधि नागावलोक मिल रही है। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देखिए नागभट्ट प्रथम उनका तो दरबार कहलाता है, नागावलोक का दरबार, और इनकी उपाधि हमको मिलती है नागावलोक। ठीक, दूसरा देखें तो यहां पर ग्वालियर प्रशस्ति में इनकी तुलना कर्ण से की गई है। देखिए महाभारत कालीन जो कर्ण है, उनकी अगर हम बात देखें तो वो बहुत बड़े दानी माने जाते हैं। कहते हैं महादानी कर्ण, कहते हैं कि वो हमेशा जो है डेली प्रतिदिन जो है सुबह स्नान करने के बाद लोगों को दान दिया करते थे। तो बड़े दानी के रूप में जाने जाते हैं कर्ण। और आजकल आप देखें या कोई भी बड़ा दानदाता होता है तो हम उसकी तुलना कर्ण के साथ कर देते हैं। इसी प्रकार आप देखें यहाँ पे बड़ी जो है गरीबों को जो है दान देने के कारण यहाँ पे ये कर्ण से इनकी तुलना की गई है नागभट्ट द्वितीय की। इसके बाद इनकी उपाधि एक और हमको मिलती है बकुला अभिलेख। एक बकुला अभिलेख हमको मिलता है, इसके अंदर इनकी उपाधि एक और मिलती है परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि सामान्यतः ये परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि गुप्त वंश के शासक धारण करते थे। वो लोग अपने आप को परम भागवत कहते थे, यानी विष्णु जी का जो है परम उपासक मानते थे। इसी प्रकार जैसा कि मैंने कहा कि जो गुर्जर प्रतिहार है, ये भी चूंकि जो है माना जाता है कि वैष्णव धर्म के जो है समर्थक थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, तो इसीलिए आप देखें इनकी उपाधि भी उसी प्रकार मिलती है परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। इसके अलावा देखें ग्वालियर जो अभिलेख है उसके अंदर हमें उल्लेख मिलता है कि इन्होंने मत्स्य जाति को पराजित किया, किरात लोगों को पराजित किया, तुरुष्कों यानी तुर्कों को पराजित किया। काफी बड़ी उल्लेख इनका, काफी बड़ी जो है विजयों का वर्णन इनका हमको ग्वालियर प्रशस्ति में मिलता है। ठीक है, 816 ईस्वी में इन्होंने कन्नौज को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया। यह बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। देखिए मैंने आपसे कहा था कि वत्सराज जो थे, वत्सराज ने कन्नौज पर आक्रमण किया था, लेकिन राजधानी बनाने में उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। प्रश्न मेरा यह है कि कन्नौज को सबसे पहले राजधानी बनाने वाला प्रतिहार शासक कौन था? तब आपका जवाब होगा नागभट्ट द्वितीय। 816 ईस्वी में इन्होंने कन्नौज को जीता और उसे अपनी राजधानी बनाने में सफलता हासिल की। ठीक, इसके बाद देखें तो नागभट्ट द्वितीय जो थे वो यही नहीं रुके,
उन्होंने बंगाल के राजा धर्मपाल को भी पराजित किया। पहले तो इन्होंने कन्नौज को जीता, राजधानी बनाया, फिर अपने दुश्मन बंगाल के शासक धर्मपाल को पराजित किया, और केवल पराजित नहीं, उसे पराजित करके उसकी राजधानी मुंगेर पर भी अधिकार कर लिया, और माना जाता है धर्मपाल को जंगलों में भागकर शरण लेनी पड़ी। इस प्रकार कन्नौज को भी राजधानी बनाया और बंगाल के पाल वंश की राजधानी मुंगेर को भी कब्जा कर लिया। लेकिन आप देखें, राष्ट्रकूट शासक जो रहे गोविंद तृतीय, उनके हाथों इनको एक बार फिर से पराजय का सामना करना पड़ा था। ठीक, इनके बाद देखें तो मेवाड़ के एक बड़े महत्वपूर्ण शासक मैं आपको मेवाड़ के अंदर पढ़ाने वाला हूं, खुम्माण। ठीक है, जिनके बारे में आप खुम्माण रासो ग्रंथ भी पढ़ते हैं, जिसके लेखक थे दलपत विजय। तो जो मेवाड़ के शासक खुम्माण हैं, वो भी इन्हीं के सामंत हुआ करते थे। मैंने आपसे पहले ही कहा कि अभी आप देखो, जो हम समय की बात कर रहे हैं 8वीं शताब्दी में, इस दौर के अंदर अभी आप देखेंगे कि जो मेवाड़ के चाहे गोहिल हों चाहे चौहान हों, ये सब लोग प्रतिहारों के अधीन सामंत हैं। ठीक, यहां ये जो हमारे नागभट्ट द्वितीय हैं, इनका अंतिम समय थोड़ा बुरा गुजरा। कन्नौज इनके, देखिए मैंने आपसे कहा इन्होंने पहले कन्नौज को जीता, फिर मुंगेर पे कब्जा कर लिया। आगे चलकर देखिए कुछ समय का पहिया घूमा, धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल अगला शासक बना, और देवपाल ने क्या किया, अपनी राजधानी मुंगेर को तो जीता ही जीता, साथ ही साथ उसने कन्नौज को भी जीत लिया। तो अब आप देखेंगे नागभट्ट द्वितीय के हाथों से कन्नौज निकल गया, और जब कन्नौज उसके हाथों से निकल गया तो बहुत प्रयत्न वो करते हैं, लेकिन कन्नौज उसके हाथ में वापस नहीं आ पाता। तो माना जाता है यहां पर अंतिम समय में यहां नागभट्ट द्वितीय ने गंगा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। और इस चीज का वर्णन कौन करता है, इस बात का वर्णन प्रभावक चरित्र नामक जो ग्रंथ है, इसमें वर्णन करता है चंद्रप्रभा सूरी नाम का लेखक। तो प्रभावक चरित्र ग्रंथ के लेखक चंद्रप्रभा सूरी के अनुसार इन्होंने गंगा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, प्राचीन काल में एक परंपरा भी थी। आजकल ठीक है, हम बोलचाल में कह देते हैं गंगा नदी में डूबकर आत्महत्या करना, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं, प्राचीन काल में ऐसी मान्यता थी, बहुत सारे लोग बाग वो गंगा नदी में जो है जल समाधि ले लिया करते थे। बहुत सारे शासक जो है जिंदगी भर बहुत सारी लड़ाइयां लड़ते थे, और उनके हाथों लाखों जो है हजारों लोग मारे भी जाते थे। तो बहुत सारे शासक क्या करते थे, लास्ट समय में संन्यास ले लिया करते थे, और अपने उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए अक्सर लोग गंगा में जो है समाधि भी ले लिया करते थे। ठीक है, तो शायद उसी परंपरा के तहत इन्होंने भी गंगा नदी में डूबकर आत्महत्या की थी या समाधि ली थी। इसके बाद देखिए तो अगले एक महत्वपूर्ण शासक हमारे पास जो आते हैं, उनका नाम होगा मिहिर भोज। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे शक्तिशाली शासक के तौर पे जाने जाते हैं। इनके शासन काल में गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया था। ठीक है, तो बात करते हैं मिहिर भोज की। मिहिर भोज ने अपने पिता रामभद्र यानी रामदेव, उनका नाम रामदेव भी मिलता है इतिहास में, रामदेव की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था, इसीलिए इन्हें पितृहंता शासक भी कहते हैं। ध्यान रहे, पूछ लिया जाता है निम्न में से किस शासक को पितृहंता शासक के तौर पर जाना जाता है, तो मिहिर भोज को भी हम पितृहंता शासक के तौर पर देखते हैं। देखिए ऐसा है, मिहिर भोज जो थे उन्होंने अपने पिता की हत्या की, रामभद्र की। कुछ लोग आजकल लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं इस बारे में कि पिता की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया, लेकिन देखिए ऐतिहासिक दृष्टि से हम इसको उचित भी मान सकते हैं। उचित इसलिए मानते हैं क्योंकि रामभद्र जो थे एक बहुत ही कमजोर शासक थे। रामभद्र जब शासक बनते हैं 833 से लगभग 836, इन 3 सालों के अंदर वो सत्ता को संभाल नहीं पा रहे, और जगह जगह विद्रोह हो जाते हैं, और आप देखें अरब आक्रांता भी तेजी के साथ यहां पे हमलावर हो जाते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें तो कह सकता हूं कि रामदेव या रामभद्र एक बहुत ही कमजोर शासक के तौर पे जाने जाते हैं। अगर मान लीजिए रामदेव यानी रामभद्र बहुत लंबे समय तक शासक रहते, यानी मिहिर भोज उनकी हत्या नहीं करते, हत्या करके सिंहासन प्राप्त नहीं करते, तो हम ये मान सकते हैं पक्का कि अरब शासक जो थे, जो हमलावर के रूप में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे भारत में, वो आसानी से भारत में प्रवेश कर जाते। तो रामभद्र एक कमजोर शासक थे, और उस कमजोर शासक का फायदा बाकी दुश्मन लोग उठा रहे थे। प्रतिहार साम्राज्य पतन की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा था। ऐसे समय में जरूरी हो गया था कि उसको गद्दी से हटाया जाए। इसलिए आप देखें उनके पुत्र मिहिर भोज ने अपने पिता की हत्या की और सिंहासन को प्राप्त किया। तो ऐतिहासिक तौर पर अगर देखें, राष्ट्र की साम्राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो मिहिर भोज के कार्य को उचित ठहराया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतिहास में इन्हें भोज प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आमतौर पे हम इन्हें मिहिर भोज कहते हैं। मिहिर भोज का मतलब होता है सूर्य का प्रतीक, लेकिन जो मूल नाम इनका आता है भोज आता है। ठीक है, देखिए यहां पर सेकंड ग्रेड में भी यहां से एक प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से
नहीं प्रश्न सॉरी थोड़ा प्रश्न इस तरीके से पूछा गया था, ग्वालियर प्रशस्ति की रचना किसने करवाई। ऑप्शन उसमें मिहिर भोज नहीं दे रहा, मिहिर भोज के बजाय दे दिया भोज प्रथम, भोज द्वितीय, नागभट्ट प्रथम और वत्सराज। ठीक है, अगर हमें मालूम हो कि जिसे हम प्रथम कहते हैं वही अपने मिहिर भोज हैं तो अपना सवाल आसानी से हल हो सकता है। तो इन्हें भोज प्रथम के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि मिहिर भोज प्रतिहार वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। मिहिर भोज के शासनकाल में प्रतिहार शक्ति अपने चरम पे पहुंच चुकी थी। ये सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं इस पूरे प्रतिहार वंश के अंदर। अगला देखिए, इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। यानी आप देखिए, जो कन्नौज इनके पिता नागभट्ट द्वितीय के हाथों से निकल गया था, एक बार फिर से इन्होंने कन्नौज पे कब्जा किया। ठीक, और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया एक बार फिर से। इसके बाद देखें तो मिहिर भोज वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, मैंने पहले ही आपसे कहा इनकी उपाधियों को अगर आप गौर से देखें तो उपाधियों से ही पता आपको चल जाएगा कि ये लोग वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अगर हम प्राचीन काल में चलें तो हिंदू धर्म मुख्यतः 3 शाखाओं में बटा हुआ था उस वक्त, शैव धर्म, वैष्णव धर्म और शाक्त जो शक्ति की पूजा करता था। ठीक, तो ये जो प्रतिहार शासक हैं वो वैष्णव धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। देखिए, वैष्णव धर्म के बारे में अनुयायी तो मिलते ही है, लेकिन उसके अलावा एक चीज और मिलती है। ग्वालियर प्रशस्ति में इनकी एक उपाधि मिलती है आदि वरहा। ग्वालियर प्रशस्ति में इनको आदि वरहा की उपाधि मिलती है, या कह सकता हूं आदि वरहा उपाधि का हमको जानकारी मिलती है। देखिए, मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे कहा था आदि वराह, हमारे यहां पर वराह एक विष्णु जी का अवतार माना जाता है। विष्णु जी के बारे में मैंने कहा था तीसरा अवतार वराह अवतार माना जाता है। ठीक है, तो ग्वालियर प्रशस्ति में इनकी एक उपाधि का पता चलता है और उपाधि थी आदि वराह की उपाधि। बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे पूरा नाम मिलता है श्री मदादि वराह, लेकिन सामान्यतः एग्जाम में आदि वराह के नाम से इसको पूछ लिया जाता है। इसके अलावा देखें तो एक और अभिलेख है दौलतपुर अभिलेख। दौलतपुर अभिलेख में मिहिर भोज की एक और उपाधि का हमको जानकारी मिलती है, प्रभास। ध्यान रखें, 2 उपाधि हो गई। अगर आपसे पूछे आदि वराह उपाधि धारण किसने करी, मिहिर भोज ने। आदि वराह उपाधि का वर्णन हमें किस शिलालेख में मिलता है, ग्वालियर प्रशस्ति में। इसी प्रकार पूछे प्रभास उपाधि किसने धारण करी, यह भी मिहिर भोज की। इस उपाधि का वर्णन हमें किस शिलालेख में मिलता है, तो मैं कहूंगा दौलतपुर अभिलेख में इसका जानकारी हमको मिलती है। तो बार बार ग्वालियर प्रशस्ति का जिक्र आ रहा है। इस ग्वालियर प्रशस्ति की रचना किसने करवाई, मिहिर भोज ने। ठीक है, इस ग्वालियर प्रशस्ति के बारे में मैंने कहा सेकंड ग्रेड में प्रश्न भी पूछा गया कि ग्वालियर प्रशस्ति की रचना किसने करवाई। ऑप्शन में मिहिर भोज नहीं था, उसके अलावा ऑप्शन दे दिया भोज प्रथम। तो भोज प्रथम ही कौन है, मिहिर भोज है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रशस्ति है और बार बार इसका नाम आ रहा है शुरू से लेकर अब तक। ठीक, तो इसके बारे में मैं 2-3 चीजें आपको और बता देता हूं। ग्वालियर प्रशस्ति की जो रचना हुई है यह संस्कृत भाषा में हुई है। भाषा तो इसकी है संस्कृत और लिपि इसकी है ब्राह्मी। ठीक है, और इसके जो रचयिता हैं वो हैं बालादित्य। ये तीनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है और रचनाकार इसके कौन है, बालादित्य है। ठीक, दूसरी बात आती है ग्वालियर प्रशस्ति जो है वो तिथि विहीन प्रशस्ति है। तिथि विहीन, देखिए इसका हमें कोई तारीख हमें नहीं मिलती, हमें इसका कोई वर्णन नहीं मिलता। इस पूरी प्रशस्ति के ऊपर इसकी कोई सम्मत या कोई सन लिखा हुआ नहीं है, तो हम कह नहीं सकते फिक्स कि लगभग किस वर्ष इसको जो है लिखा गया होगा। तो तिथि विहीन, इसके ऊपर कोई तिथि उल्लेखित नहीं है। ग्वालियर प्रशस्ति की खोज किसने की थी, इसकी खोज 1861 में की थी अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था अलेक्जेंडर कनिंघम जो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक माने जाते हैं। 1861 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की थी। इसके अलावा एक शिलालेख का जिक्र और मैं आपसे करूंगा और वह है बेगरमा अभिलेख। उत्तर प्रदेश से हमको एक और शिलालेख मिलता है बेगरमा अभिलेख। इस बेगरमा अभिलेख में मिहिर भोज को संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी कहा गया है। ठीक है, अगर यहां पे प्रश्न बन जाए कि किस अभिलेख में मिहिर भोज को संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी कहा गया है, तो आपका जवाब होगा बेगरमा अभिलेख। और बेगरमा अभिलेख हमको मिलता है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए, तो मैंने आपसे कहा था कि कन्नौज को लेकर संघर्ष तो चल ही रहा था इन लोगों का। इस संघर्ष में मिहिर भोज देवपाल पाल नरेश, बंगाल के पाल नरेश देवपाल से पराजित हुए और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से भी इनको पराजित होना पड़ा था। ठीक है, कई बार कथन वाले प्रश्न आ जाते हैं, आपको 4 कथन दे दिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है या कौन कौन से कथन सही नहीं है। ठीक है, तो उनमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए
कि किन से ये पराजित हुए थे। तो पाल नरेश, देवपाल और राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से ये पराजित हुए। इसके अलावा देखिए तो मिहिर भोज ने आदि वराह द्रम नाम का एक सिक्का भी चलाया था, और ये सिक्के हमको चांदी और तांबे दोनों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चांदी और तांबे दोनों के सिक्के देखने को मिलते हैं। आदि वराह द्रम, उन सिक्कों के ऊपर आदि वराह की मूर्ति, मैंने कहा था ना भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था, तो वो जो विष्णु का जो अवतार है सुअर की आकृति वाला, वो चित्र इन सिक्कों के ऊपर छपा हुआ है। तो इसलिए हम इन सिक्कों को क्या बोलते हैं? आदि वराह द्रम सिक्का बोलते हैं। ठीक, ये चलाए थे मिहिर भोज ने। मिहिर भोज के शासनकाल की एक और महत्वपूर्ण घटना है। 851 ईस्वी में एक अरब यात्री इनके जो है समय में भारत आता है घूमने के लिए, और इस आदमी का नाम मिलता है हमें सुलेमान। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार यहां से प्रश्न बना है। सवाल आता है मिहिर भोज के शासनकाल में किस अरब यात्री ने भारत की यात्रा की थी? आपका जवाब होगा सुलेमान। अगर समय पूछे तो 851 हमारा जवाब होगा। सुलेमान ने इनके बारे में कुछ बातें कही हैं। सुलेमान कहता है कि मिहिर भोज भारत का सबसे शक्तिशाली शासक है। ठीक है, एक तो कहता है यह भारत का सबसे शक्तिशाली शासक है, और दूसरा कहता है अरबों का कट्टर शत्रु है। भाई उस जमाने में अरब जो थे वो भारत में हमला कर रहे थे, भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, और इन्होंने अरब आक्रांताओं को भारत में घुसने से रोका, उनको पराजित किया। और यह भी माना जाता है बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने उन अरब मुस्लिमों को हिंदू धर्म में भी जो है उनका धर्मांतरण करवाया। ऐसा भी उल्लेख हमको मिलता है ऐतिहासिक पुस्तकों के अंदर। तो यहां पे सुलेमान कहता है कि अरबों का कट्टर शत्रु है और भारत का सबसे शक्तिशाली शासक है। सुलेमान इनके प्रशासन की भी प्रशंसा करता है, कहता है कि इनकी घुड़सवार सेना भारत की सबसे बड़ी घुड़सवार सेना थी। इनके प्रशासन की भी जो है प्रशंसा की है सुलेमान ने। ठीक है, चलिए उसके बाद देखें तो यहां यह हमारा जो है चैप्टर यहां पे खत्म होता है, और यहां पर मिहिर भोज के बाद अगला जो हिस्सा है मिहिर भोज के बाद इनके पुत्र की मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं, महेंद्रपाल की। तो वो चर्चा हम अगली क्लास में करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगली क्लास में कल। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।